जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग अर्पण किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए कि उन्हें सबसे प्रिय भोग क्या है, तो माखन मिश्री के बाद जो नंबर आता है वो है मेवा पाग का। और मेवा पाग जो है ये बहुत ही एक ऐसा व्यंजन है जो एक पारंपरिक व्यंजन कह सकते हैं, एक पारंपरिक मिठाई कह सकते हैं, जो सूखे मेवों के साथ बनाई जाती है और इसमें चीनी और गुड़ के साथ इसको बनाया जाता है। ख़ास तौर पर ये जन्माष्टमी के पावन त्यौहार पर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए बनाया जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि इसको कैसे आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और अगर फ़ायदों की बात की जाए तो इसमें आपको हर तरह का, क्योंकि इसमें हम यूज़ करते हैं जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं वो, तो इसलिए ये पोषक तत्वों से पूरा भरा हुआ रहता है। विटामिन्स है, खनिज है, एंटीऑक्सीडेंट तो इसमें है ही, जो आपके शरीर को ऊर्जा देता है, संतुलित रखता है, मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखता है, आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है। तो हर तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन है। ये मिठाई जो है, व्यंजन जो है, तो ये सिर्फ भगवान को ही प्रिय नहीं है। अगर आप इसको डेली भी मतलब अक्सर इसको बना के आप रख के अगर यूज़ करते हैं घर पे भी, तो आप इम्यून बूस्टेड रहेंगे और ये हमेशा आपको फ़ायदा ही करेगा। और ख़ास तौर पर इसको भारतीय व्यंजन में मतलब त्योहारों पर बनाया जाता है। इम्यून बूस्टिंग व्यंजन है ये, एक तरह से मिठाई है ये। तो मेवा पाग आप सिर्फ त्योहारों में ही नहीं, अपने घर पे भी आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। तो ये व्यंजन ज़रूर बनाइए, त्योहारों पर तो ख़ास तौर पर ज़रूर बनाइए। और कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर तो ये मिठाई बनना एकदम लाजमी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मेवा पाग बहुत प्रिय है। तो आइए देखते हैं इसमें मैंने क्या किया है। मैं आपको पहले दिखा दी हूँ कि यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप अपने इच्छा के अनुसार ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले गोंद लिया है। गोंद को क्या करेंगे कि फ्राई करके निकाल लेंगे। जब आप इसको तेल में डालेंगे ना, तो तेल पूरी अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। और डालने के बाद आपको लगेगा ना कि ये तिलवरी की तरह फूल गया है। जब ये गुलाबी हो जाए, फूल जाए, तो आप इसको निकाल लीजिए। गोंद के बाद इसमें डालिए बादाम। बादाम को भी हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा इसको भून के ब्लैक नहीं करना है। गुलाबी जब हो जाए तो इसको भी निकाल लीजिए। गोंद और बादाम भूनने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे काजू। मतलब आप अपने इच्छा के अनुसार मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 के लगभग में काजू लिया है। इसको भी गुलाबी होने तक गुलाबी कर लेंगे और इसे भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा मगज के बीज, यानी कि मेलन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। इन दोनों सीड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बगैर भी ये मावा का जो पाग है वो बन सकता है। मेरे पास था तो इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं इसको जलाना है। हल्का सा, जब ये गुलाबी भी नहीं करना है, बस ज़रा सा आप घी में डालेंगे और निकाल लेना है, बस 1 मिनट इसको चला के। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है किशमिश। इसको भी बस जब ये किशमिश आप डालेंगे ना, तो ये तुरंत ही फूल जाएगा। जैसे ही ये फूल जाएगा आप इसको निकाल लीजिए। अब यहाँ पे मैं मखाने डाल रही हूँ। मखाना का भी क्वांटिटी आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो मखाना भी गुलाबी होने तक आपको यहाँ पे चलाते रहना है। जब ये थोड़ा सा अच्छा सा गुलाबी रोस्ट हो जाए, तब इसको भी इसी के साथ में निकाल लीजिए। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पिस्ता। पिस्ता को भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस डालिए और निकालिए, वो वाला उतना ही भर उसको रहना है तेल में, यानी घी में। उसके बाद साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खजूर। खजूर ये जो मेरा है ये सीडलेस है, तो सीड निकालने का झंझट नहीं है। सीडलेस वाला जो खजूर आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने घी में डाला है और तुरंत 1 मिनट के अंदर दोनों को मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ नारियल, और यहाँ पे थोड़ा सा यानी 2 से 3 चम्मच पोस्तो दाना। पोस्तो दाना भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो आप जब भी मेवा का कोई चीज़ लड्डू बनाइए या कुछ भी, तो उसमें पॉपी सीड्स ज़रूर डालिए। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच पॉपी सीड्स डाला है और हाफ कप के लगभग में नारियल का बुरादा डाला है। उसको फ्राई कर लेंगे हम, और सारा जो हमने पहले से फ्राई करके रखा है वो सारे को मिक्स कर लीजिए अच्छे
अच्छे से एक साथ, क्योंकि अलग अलग हमने फ्राई किया है, एक साथ नहीं करेंगे सबको, क्योंकि सबका फ्राई करने का टाइमिंग जो है वो अलग अलग होता है। अब क्या है कि इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लीजिए और थोड़ी देर इसको ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाए ना तो मिक्सी ग्राइंडर में इसको हल्का सा पल्स मोड पर आपको चलाना है, बिल्कुल महीन नहीं करना है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप इसको पल्स मोड पर बस 1 या 2 बार आप पल्स मोड पर घुमाएंगे ना तो ये बन जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा घुमा लेने पर ये महीन हो जाएगा तो फिर खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्राइंड कर लेंगे पल्स मोड पर। तो देखिएगा इस तरीके का ये बनके तैयार हो जाएगा सारा मिश्रण। अब सभी को एक जगह प्लेट में निकाल लीजिए और इसमें कुछ और भी मिलाना है तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून के लगभग में इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो आप जो इलायची होता है उसको कूट के भी डाल सकते हैं। 4-5 आप पिस्ता ऊपर से डाल दीजिए और जो नटमेग आता है ना यानी जायफल, उसको इस तरीके से थोड़ा सा घिस के ऊपर से डाल देना है। तो ये गर्मी के दिनों में आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही पौष्टिक है, आप इसको अगर है आपके पास तो डाल दीजिए। चलिए अब चाशनी बनाते हैं। तो इस तरीके से कढ़ाई ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी लिया है और 1 कप पानी लिया है। इस तरीके से आपको तब तक चलाना है जब तक कि सिर्फ एक तार की चाशनी आपको तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो फिर मिठाई जो है आपकी बहुत कड़ी हो जाएगी। इस तरीके से सारा मिश्रण को आपको इसके अंदर डाल दीजिए इस चाशनी में और उसको चलाते रहना है जब तक कि ये थोड़ा सा हार्ड नहीं हो जाए। इसको छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, धीमे आंच पर इसको धीरे धीरे चलाते रहना है। तो थोड़ी देर के बाद यानी 5 मिनट से 7 मिनट लगता है, 5-7 मिनट में ये पूरा चाशनी जो है ये ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसको क्या करना है कि एक प्लेट में निकाल लीजिए। आप चाहिए तो प्लेट में थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये घी में ही भुना हुआ है तो ये चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ऐसे ही इसको प्लेट में निकाल ले रही हूँ और इसको एकदम बिल्कुल एक समान एक लेयर में बना देना है। तो आप या तो गरम है तो हाथों से मत कीजिए, चम्मच की सहायता से कर सकते हैं या फिर कोई भी प्लेन सरफेस है उसके मदद से आप इस तरीके से प्लेन कर लीजिए चारों तरफ से। बीच से भी इसको थपथपाते हुए एक बराबर कर लेना है ताकि ये बर्फ़ी की तरह बाद में आसानी से काटा जा सके। इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रीज़ में रख दी थी तो ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको क्या करना है कि चाकू की मदद से आप अपने मनचाहे आकार में इसको शेप दे सकते हैं, या तो बर्फ़ी का शेप दे सकते हैं या फिर आप स्क्वायर शेप में भी, जो भी इच्छा है उस तरीके से इसको आप काट लीजिए। बिल्कुल ही आसान तरीके से कट जाता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका टूट जाएगा या इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। आप चाहिए तो इसको लड्डू के फॉर्म में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको इस तरीके से बर्फ़ी का शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से ये मिठाई की तरह भी लगेगा और अच्छा भी लगता है खाने में। इस तरीके से दूसरा भोग मेरा तैयार है। अब मैं चलती हूँ अपना तीसरा भोग बनाने के लिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।